ये कहानी उत्तर प्रदेश के काल्पनिक गांव नवादा की है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध एक स्त्री के प्रचंड प्रतिशोध और न्याय की महागाथा है। न्याय की अग्नि, नवादा का प्रतिशोध। अध्याय 1। काली रात का साया। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बसा गांव नवादा, जहां जाति की जड़ें आज भी पत्थर की तरह सख्त थी। इसी गांव के एक छोर पर दलित बस्ती में सावित्री अपने पति माधव के साथ रहती थी। माधव एक सीधा साधा खेतिहर मजदूर था। उस शाम सावित्री जमींदार के खेतों से काम खत्म कर घर लौट रही थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में स्याह अंधेरा छाने लगा था। रास्ते में पड़ने वाले घने जंगल के पास अचानक एक जीप रुकी। जीप से गांव के सबसे शक्तिशाली ठाकुर गजेंद्र सिंह का इकलौता बेटा सूरज ठाकुर अपने 3 साथियों के साथ उतरा। सावित्री ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उसे दबोच लिया। जंगल की झाड़ियों के पीछे सावित्री की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन सुनने वाला कोई न था। अपनी हवस मिटाने के बाद सूरज ने सावित्री के लहूलुहान शरीर को देखा। मर गई क्या? उसके एक दोस्त ने पूछा। सूरज ने ठाका लगाया। मर जाए तो अच्छा है, कल किसी दूसरी को देखेंगे। उन्होंने उसे झाड़ियों के बीच बेसुध छोड़ दिया और शहर की ओर भाग गए। अध्याय 2। अपमान की आग। पूरी रात सावित्री उसी ठंडी जमीन पर पड़ी रही। भोर की पहली किरण के साथ जब उसे होश आया तो उसका रोम रोम दर्द से कराह रहा था। वो गिरती पड़ती अपने फटे कपड़ों को समेटती हुई घर पहुंची। माधव पूरी रात जागकर उसका इंतजार कर रहा था। सावित्री की हालत देख माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब सावित्री ने सुबकते हुए सूरज ठाकुर का नाम लिया तो माधव का खून खौल उठा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा सावित्री। वो ठाकुर है तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है। माधव सीधे ठाकुर की हवेली की ओर भागा। सावित्री पीछे से रोकती रही। मत जाओ माधव, वे लोग राक्षस हैं। पर माधव पर जुनून सवार था। अध्याय 3। हवेली का खूनी खेल। ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी हवेली के बरामदे में हुक्का पी रहा था। माधव को देखते ही उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया। माधव ने चिल्लाकर कहा, ठाकुर, अपने बेटे को बाहर निकालो। उसने मेरी सावित्री के साथ पाप किया है। मैं उसे जेल भिजवाकर दम लूंगा। ठाकुर की आंखें लाल हो गईं। उसने गरजते हुए कहा, ए नीच, तेरी जुबान इतनी बढ़ गई। मेरे खानदान पर कीचड़ उछालता है। तेरी औरत ही चरित्रहीन होगी, कहीं और मुंह काला करके आई होगी और नाम मेरे शेर जैसे बेटे का ले रही है। ठाकुर के इशारे पर उसके लठैतों ने माधव को घेर लिया। मारो इसे। इसकी इतनी हिम्मत कि ठाकुर की चौखट पर आकर चिल्लाए। माधव को लात घूंसों और लाठियों से तब तक पीटा गया जब तक उसकी हड्डियां नहीं चटक गईं। ठाकुर खुद उठा और माधव के सीने पर पैर रखकर बोला, जा, अब मांग न्याय। ज्यादा चोट लगने और आंतरिक रक्तस्राव के कारण माधव ने वहीं दम तोड़ दिया। ठाकुर ने तुरंत पुलिस को फोन किया और भारी रकम का लालच देकर मामला तय किया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी कि माधव ठाकुर के घर चोरी करने घुसा था और भीड़ के हत्थे चढ़ गया। माधव की लाश को गांव के बाहर फेंक दिया गया। अध्याय 4। सत्य की खोज माइनस अनन्या का प्रवेश। गांव में मातम था, लेकिन डर के मारे कोई सावित्री के पास नहीं जा रहा था। तभी लखनऊ की एक निडर स्वतंत्र पत्रकार अनन्या को इस मामले की भनक लगी। उसे शक हुआ कि एक दलित मजदूर ठाकुर की हवेली में चोरी करने क्यों जाएगा। अनन्या नवादा पहुंची। उसने देखा कि सावित्री एक टूटी हुई झोपड़ी में अधमरी हालत में पड़ी है। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सावित्री, मैं पत्रकार हूँ। मैं तुम्हारा दुख जानती हूँ। क्या तुम लड़ोगी? सावित्री की आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसने कहा, मैडम, उन्होंने मेरा सुहाग छीन लिया, मेरी इज्जत लूट ली। पुलिस बिकी हुई है, हम गरीबों की कौन सुनेगा? अनन्या ने दृढ़ता से कहा, मैं सुनूंगी और पूरा देश सुनेगा। अध्याय 5। कानून का दरवाजा और संघर्ष। अनन्या ने सावित्री का मेडिकल टेस्ट करवाया और पुराने कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर शहर के मशहूर मानवाधिकार वकील सिद्धार्थ से बात की। सिद्धार्थ ने जब सावित्री की आपबीती सुनी तो उसने फैसला किया कि वो ये केस बिना किसी फीस के लड़ेगा। कोर्ट में मामला शुरू हुआ। ठाकुर ने अपनी ताकत झोंक दी। बड़े बड़े नेता और मंत्री पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि केस की फाइलें गायब कर दी जाएं। सावित्री को गवाही न देने के लिए जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। सिद्धार्थ ने अदालत में दलील दी, मिलॉर्ड, ये केवल बलात्कार का मामला नहीं है। ये सत्ता के नशे में चूर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन की पराकाष्ठा है। माधव की मौत चोरी की वजह से नहीं, बल्कि सच बोलने की सजा के तौर पर हुई है। अध्याय 6। अंतिम प्रहार और न्याय। अनन्या ने एक साहसी कदम उठाया।
उसने एक गुप्त कैमरे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उस सिपाही का बयान रिकॉर्ड कर लिया जिसने ठाकुर से पैसे लेते हुए माधव की फर्जी रिपोर्ट लिखी थी। जब ये वीडियो टीवी चैनलों पर चला तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। जनता सड़कों पर उतर आई। सरकार को झुकना पड़ा। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया। 1. सूरज ठाकुर और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा। 2. ठाकुर गजेंद्र सिंह को हत्या की साजिश और सबूत मिटाने के जुर्म में 10 साल की जेल। 3. थाना प्रभारी समेत उन सभी पुलिस कर्मियों को तुरंत बर्खास्त सस्पेंड किया गया जिन्होंने रिश्वत ली थी। उपसंहार। नवादा गांव की हवा आज बदली हुई थी। सावित्री अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसके पास अब माधव तो नहीं था, लेकिन उसके मन में वो गौरव था कि उसने हार नहीं मानी। अनन्या और सिद्धार्थ उसके साथ खड़े थे। सावित्री ने गांव की अन्य महिलाओं की ओर देखा और समझ गई कि अब कोई और सूरज ठाकुर पैदा होने से पहले 100 बार सोचेगा। जैसा कि आपने कहा, इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से कोर्टरूम की बहस और अनन्या का खतरनाक स्टिंग ऑपरेशन को अब हम विस्तार से शब्दों में ढालते हैं। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ सत्ता और सत्य की सीधी टक्कर होती है। अध्याय 7, अनन्या का चक्रव्यूह, स्टिंग ऑपरेशन। कोर्ट में मामला तो चल रहा था, लेकिन पुलिस की चार्जशीट ठाकुर के पक्ष में थी। अनन्या समझ गई थी कि बिना किसी ठोस डिजिटल सबूत के सूरज ठाकुर बच निकलेगा। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन इंसाफ शुरू किया। अनन्या ने एक गांव की साधारण लड़की का वेश धरा और उस थाने पहुंची जहां माधव की मौत की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसने अपने चश्मे में एक छोटा स्पाई कैमरा लगा रखा था। वो हेड कांस्टेबल दीनानाथ के पास पहुंची, जो उस रात ड्यूटी पर था। अनन्या, दीवान जी, सुना है ठाकुर साहब ने उस रात बहुत पैसा लुटाया था। हमें भी कुछ मिल जाता तो हम अपना मुंह बंद रखते। दीनानाथ, जो नशे में धुत था, ठहाका मारकर हंसा। अरे ओ लड़की, तू अब आई है? ठाकुर साहब ने तो उस रात दरोगा जी की जेब नोटों से ठूस दी थी। वो साला चमार माधव तो अपनी मौत खुद मांगने आया था। हमने तो बस उसकी लाश पर चोरी का ठप्पा लगा दिया। पूरे 2 लाख मिले थे मुझे चुप रहने के। अनन्या के कैमरे ने दीनानाथ का चेहरा और उसकी स्वीकारोक्ति साफ रिकॉर्ड कर ली थी। इतना ही नहीं, अनन्या ने उस रात की केस डायरी के पन्ने भी चुपके से शूट कर लिए जिन्हें बदला गया था। अध्याय 8, अदालत का अखाड़ा, द कोर्टरूम बैटल। शहर की जिला अदालत खचाखच भरी थी। एक तरफ शहर का सबसे महंगा वकील जफरुल्ला खड़ा था, जिसे ठाकुर ने करोड़ों में खरीदा था, और दूसरी तरफ वकील सिद्धार्थ, जो सिर्फ सच की बुनियाद पर खड़ा था। वकील जफरुल्ला, मिलॉर्ड, ये पूरा केस सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। सावित्री एक लालची औरत है जो ठाकुर परिवार को बदनाम करके पैसा ऐंठना चाहती है। उसके पति की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, क्योंकि वो चोरी करते पकड़ा गया था। क्या कोई सबूत है कि सूरज ठाकुर उस रात वहाँ था? कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सावित्री कटघरे में सिर झुकाए खड़ी थी। तभी सिद्धार्थ उठा। वकील सिद्धार्थ, सबूत की बात करते हैं आप? सबूत तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि उस रात क्या हुआ था। मैं अदालत की अनुमति से एक वीडियो साक्ष्य पेश करना चाहता हूँ। अदालत में बड़ी स्क्रीन लगाई गई। जब दीनानाथ का वो वीडियो चला जिसमें वो रिश्वत की बात कबूल रहा था, तो जज के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ठाकुर गजेंद्र सिंह के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। सिद्धार्थ, मिलॉर्ड, ये वीडियो साबित करता है कि पुलिस ने जांच नहीं की, बल्कि सौदा किया था। और रही बात सूरज ठाकुर की, तो मेरे पास वो मोबाइल लोकेशन डेटा है जो साबित करता है कि वारदात के वक्त सूरज का फोन उसी जंगल के टावर से कनेक्टेड था, न कि वो अपने घर पर सो रहा था। अध्याय 9, गवाह की ललकार। बचाव पक्ष के वकील ने सावित्री पर निजी हमले शुरू किए। सावित्री, तुम कहती हो तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ, पर तुम तो सुबह तक घर नहीं लौटी। क्या गारंटी है कि तुम किसी और के साथ नहीं थी? सावित्री की आंखों में आग जल उठी। उसने अपनी चूड़ियां मेज पर दे मारी। सावित्री, वकील साहब, आबरू मेरी लूटी गई, पति मेरा मारा गया, और सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप यही पूछते? सूरज ठाकुर ने सिर्फ मेरा शरीर नहीं कुचला, उसने इस देश के कानून को कुचला है। मैं मरते दम तक नहीं झुकूंगी। सावित्री की दहाड़ ने कोर्टरूम में मौजूद हर शख्स को झकझोर दिया। अध्याय 10, महाप्रलय और अंतिम निर्णय। अदालत का फैसला आने वाला था। बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। ठाकुर के गुंडों ने अनन्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गांव की दूसरी महिलाओं ने लाठियां लेकर अनन्या को सुरक्षा दी। ये अब एक अकेली महिला की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई बन चुकी थी। जज का फैसला। इस अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का बारीकी से अध्ययन किया है। ये स्पष्ट है कि सत्ता और धन के प्रभाव में आकर न्याय का गला घोटने की कोशिश की गई। 1.
सूरज ठाकुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376D और 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। 2. ठाकुर गजेंद्र सिंह को षड्यंत्र रचने के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। 3. थाना नवादा के SHO और हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाता है। जैसे ही जज ने हथौड़ा चलाया, कोर्टरूम सावित्री जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ठाकुर के चेहरे का घमंड मिट्टी में मिल चुका था। उपसंहार। एक नई सुबह। कुछ महीनों बाद नवादा गांव में अब सन्नाटा नहीं था। सावित्री ने अपने पति की याद में गांव के बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला शुरू की। अनन्या और सिद्धार्थ आज भी उससे मिलने आते थे। ठाकुर की हवेली अब वीरान थी और गांव की दलित बस्ती में अब लोग सिर उठाकर चलते थे। सावित्री ने साबित कर दिया था कि भले ही अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, न्याय का सूरज